सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी पर। और आज गणेश चतुर्थी के दिन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी विशेष टॉपिक है, क्योंकि आज से हमने जीएस की सीरीज स्टार्ट की है। और हम सबसे पहले आज एक बिल्कुल करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके आए हैं। और एज वेल एज हमने इस तरीके से टॉपिक को मैनेज किया है कि आपको कुछ उसके बारे में जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल जाए जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आए। और इवन इंडियन सोसाइटी के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। सो आज हम बात करेंगे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ मैरिज एज। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस विषय के बारे में चर्चा की थी। और शायद जल्दी ही लड़कियों के लिए सरकार ये अमेंडमेंट करने जा रही है। तो इस 2020 में लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। सो देखते हैं इस टॉपिक में आज कुछ क्या है। जैसा कि आपको पता है, साल 2020 के वार्षिक बजट, एनुअल बजट में फरवरी के महीने में बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया था कि सरकार अमेंडमेंट एज एक्ट ऑफ मैरिज, यानी कि लड़कियों की और लड़कों की शादी की एज के विषय में एक कमेटी का निर्माण करने जा रही है, गठन करने जा रही है, जो पर्टिकुलरली गर्ल मैरिज एज के बारे में अपने सजेशंस सरकार को देगी। सो फाइनली कमेटी का गठन हुआ और 31 जुलाई 2020 एक डेट रखी गई थी कमेटी के फाइनल टेन्योर के लिए। और उस कमेटी ने अपना काम करके सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। तो अब ये बड़ा क्वेश्चन बन गया हमारे सामने कि क्या जल्दी ही लड़कियों की शादी की उम्र में कोई चेंज होने वाला है, और होगा तो क्या चेंज होगा, वो बाद की बात है। तो पहले हम इस एक्ट के बारे में, इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं और इसके कुछ कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सी कमेटी थी। एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें 10 मेंबर्स थे, 10 मेंबर्स की एक कमेटी थी। तो क्वेश्चन हमारा पहला जो जीएस का ये बन जाएगा कि जो अमेंडमेंट कमेटी है, मैरिज एज एक्ट जो पास होगा, जो उसमें चेंजिंग होगी, अमेंडमेंट होगा, उस कमेटी का हेड कौन था। सो इस कमेटी की चेयरपर्सन जो है वो श्रीमती जया जेटली। ये जया जेटली जी कौन है? आपको अगर याद हो, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, तो हमारे देश में एक समता पार्टी होती थी और उन्हीं की ये मेंबर रही है, समता पार्टी की। तो ये आप जया जेटली के नेतृत्व में, इनकी लीडरशिप में इनकी चेयरपर्सन बनाया था इन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो जया जेटली इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी जो इस रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट तक पहुंचाया है। मेन मेंबर्स में बात करें तो विनोद कुमार पॉल दूसरे मेंबर है जो नीति आयोग में कार्यरत है। नीति आयोग से एक मेंबर को लिया गया है, क्योंकि जो भी इतनी बड़ी स्कीम हमारे देश में पास होगी रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ मिनिस्ट्री के भी जो सिस्टम है, उससे जो आपकी रिपोर्ट पास होके जाएगी, फाइनली नीति आयोग जो पहले हमारा योजना आयोग था, उसकी तरफ से प्लानिंग कमीशन जो था, एक मेंबर को शामिल किया गया है, विनोद कुमार पॉल। सो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अमेंडमेंट मैरिज एक्ट अमेंडमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन था, तो आपको ध्यान रखना जया जेटली। जया जेटली कौन है? समता पार्टी की मेंबर रही है। विनोद कुमार पॉल नीति आयोग से सदस्य है। दीप्ति शर्मा एक दूसरी मेंबर है जो गुजरात स्टेट की तरफ से शामिल है। वसुधा कामत और एक मेंबर है जो महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से शामिल है। एंड नजमा अख्तर, दिस इज स्विच फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 मेन मेंबर्स हैं। कमेटी में 10 मेंबर्स हैं। बाकी जो मेंबर्स हैं उसमें अलग अलग हरियाणा इंडियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी है, आपका
अलग अलग मिनिस्ट्री से जो इसके सेक्रेटरीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। सो दोस्तों, इस कमेटी का मेन काम क्या है, इस कमेटी को क्या रिकमेंडेशन सरकार को देनी थी जब इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, तो उस टाइम पे इसके सामने मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें सबसे पहले था एमएमआर के बारे में रिपोर्ट देना। व्हाट इज एमएमआर? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये आपकी एब्रिविएशन के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। कह सकते हैं कि एमएमआर का फुल फॉर्म बताइए, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मातृत्व मृत्यु दर। और क्लियरली बताता हूं कि 1 लाख, यहाँ पे देखिए एमएमआर का मतलब कि प्रति 1 लाख, पर 1 लाख औरतें जब माता बनती हैं तो उनमें से कितनी औरतों की डेथ हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एमएमआर कहते हैं, मैटर मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर। तो क्लियर कीजिए एमएमआर। आज के टाइम पे हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट 110 के पास है। ये मींस 1 लाख औरतों में से 110 औरतें जो है प्रसव पीड़ा के दौरान मर जाती हैं, मींस बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। और 2017 में हमारी गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि हम मोर्टेलिटी रेट को, एमएमआर रेट को 100 के करीब लेके आएंगे, 100 पे सेट करेंगे। सो 2020 आ गया है तो हम अभी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है, हम उसके काफी क्लोज पहुंच चुके हैं एमएमआर को 100 के करीब जो हमारा टारगेट है। और आगे फ्यूचर का जो हमारा टारगेट है 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अपनी एमएमआर रेट जो है वो कम करके 70 तक लेके आएंगे, केवल 70 तक लेके आएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये इस एक्ट में बदलाव करने की जरूरत क्या है? ऐसे ही क्या हो गई कि जो हमारे देश में प्रेजेंट सिनेरियो है, जो एज मैरिज एज है गर्ल्स के लिए दैट इज 18 इयर्स एंड फॉर द बॉयज 21 इयर्स की एज है। सो ऐसी क्या गवर्नमेंट को आन पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ रहा है? सो इसके पीछे ऑब्वियस से कारण तो सबसे पहली बात ये है, मेनली तो हम अगर कहें तो लड़कियों की हेल्थ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टारगेट है, जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट अचीव नहीं किया अभी तक, और इसके कारण हमारे पर जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती हैं उनमें हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भी जाती है। यूनिसेफ ने भी रिपोर्ट, WHO ने भी रिपोर्ट्स तैयार की हैं, तो हम काफी पीछे अपने टारगेट से अभी उनमें हैं। तो एक तो ये मेन रीजन है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं, और दूसरा एक किसी भी देश का नेचुरली ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो अपना जो सिटीजन है उसकी हेल्थ की उसको चिंता होनी चाहिए। तो नेचुरली उसी एक प्रोसेस का पार्ट है, गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है और हमारे देश में ऐसा होना भी चाहिए। फिर एक और अगर हम रीजन की बात करें तो आजकल एक डिबेट इंटरनेशनल लेवल पे काफी उभर के सामने आई है, एज ऑफ मेजोरिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा काफी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले हमारे इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी मौजूद है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे देश में महिला और पुरुष में आज के दिन भी कुछ चीजों में भेदभाव किया जाता है। ट्रेडिशनली, कन्वेंशनली, हिस्टोरिकली तो हमारे देश में औरतों के साथ काफी भेदभाव होता ही रहा है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे देश में औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है। गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशंस देके, आरक्षण देके औरतों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन इस टॉपिक के सिनेरियो में, इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वो मेन जो डिबेट है दैट इज एज ऑफ मेजोरिटी।
अब ये एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है दोस्तों? एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब होता है कि कोई भी मेल या फीमेल दोनों अपने आप में अपने डिसीजन लेने के लिए लीगली तैयार हो जाए। और हमारे देश में एज ऑफ मेजोरिटी 18 इयर्स सेट की गई है। एज ऑफ मेजोरिटी मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होती है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने वाला पॉइंट होता है। जैसे अगर कोई 18 इयर्स का है तो 18 इयर्स की एज के बाद वो अपने सभी लीगल डिसीजंस खुद ले सकता है। ये शादी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये भी पॉइंट है कि एज ऑफ मेजोरिटी क्या है हमारे देश में, मेल और फीमेल सभी के लिए एज ऑफ मेजोरिटी इज 18 इयर्स। जी हाँ, 18 इयर्स मींस 18 ईयर से कम का कोई आदमी होता है तो हम उसको माइनर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको एक नॉमिनी देना होता है कि भैया ये जब तक मैं 18 इयर्स की एज अटेन नहीं करता कोई भी कैंडिडेट, उसका कोई नॉमिनी होगा, उसका मदर फादर या कोई भी रिलेटिव होगा, वो उसका नॉमिनी बन जाएगा और वो उसकी तरफ से सारी चीजें जो है हैंडल करेगा। लेकिन जैसे ही कोई आदमी 18 इयर्स का हो जाता है वो अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लायक हो जाता है, उसको एज ऑफ मेजोरिटी नॉट मैच्योरिटी, एज ऑफ मेजोरिटी मिल जाती है। ये मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी तो सभी की मैच्योरिटी का जो सिस्टम है वो अलग साइकोलॉजी का इशू है, अलग अलग एज में लोगों के पास मैच्योरिटी आती है। सो बात करते हैं लीगल एज ऑफ मेजोरिटी। आप याद रखें 18 इयर्स, न्यूट्रल वैल्यू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ध्यान दीजिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं कमेटी के बारे में। हम डिस्कस किया कमेटी हमारी जो है 10 मेंबर्स की कमेटी बनी थी। जया जेटली इसकी चेयरपर्सन है, अनदर मेंबर विनोद कुमार पॉल, दीप्ति शाह, वसुंधरा कामत, नजमा अख्तर, और भी आप डिटेल इसके बारे में निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो एमएमआर के बारे में इसको मेन रिपोर्ट देनी थी। दूसरी इसको एक रिलेशन भी बताना था कि भैया मैरिज एज और औरतों की हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मैरिज एज कम या ज्यादा होने से लड़कियों की या औरतों की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है या नहीं है। इस टॉपिक पे, इस विषय पर भी इनको अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को पेश करनी थी। सो इन्होंने इसके बारे में भी रिकमेंडेशंस दी हैं कि भैया मैरिज एज घटाने से क्या हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होता है, या मैरिज एज अगर हम फ्यूचर में बढ़ा देंगे तो उससे क्या हेल्थ में कुछ हेल्थ इंप्रूवमेंट कुछ होगा, लेडीज का, लड़कियों की हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट होगा, या उनकी पोस्ट मैरिज लाइफ में कुछ हेल्थ संबंधी इंप्रूवमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। और तीसरा उनको जैसे कि पता है हमें एजुकेशन भी एक मेन पॉइंट रहा है इस अमेंडमेंट को लेके आने के लिए, क्योंकि आजकल लड़कियों की एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अब एजुकेशन के साथ माता और बच्चे की न्यूट्रिशन जो कि हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसके बारे में भी इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशंस देनी है कि भैया एजुकेशन किस तरीके से बच्चे और माता की हेल्थ को अफेक्ट करती है। सो ये तो आपको पता ही है, एक पढ़ी लिखी जो माँ होगी, एक एजुकेटेड जो माँ होगी, वो अपनी हेल्थ का भी और अपने बच्चे की हेल्थ का ज्यादा बेटर ख्याल रख सकती है। सो इसीलिए इन 3 मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी सबमिट करा दी हैं। अब ये गवर्नमेंट के पाले में गेंद है, गवर्नमेंट काफी सीरियसली इसके ऊपर अपनी फीडबैक्स ले रही है और जल्दी ही शायद हमें इसके बारे में कुछ डिसीजन देखने को मिलेगा। शायद पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट में बिल लाके इसमें एक्ट में अमेंडमेंट किया जाएगा। सो वेट एंड वॉच, तब तक देखते हैं। सो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं थोड़ी और इस मैरिज एक्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं कि हमारे देश में जो मैरिज एक्ट है उसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो कैसे कब से कैसे हमारे देश में शादी के बारे में सिस्टम है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हम थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में पुराने टाइम में शादी का सिस्टम धर्म पर आधारित था और धर्म के अकॉर्डिंग लड़कियों की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। उनको जिसके साथ पेरेंट्स चाहते थे बांध देते थे, जिस एज में चाहते थे उनकी शादी कर देते थे।
और बड़ी कमाल की बात देखिए, अगर हिस्ट्री में जाए तो हमारे देश की महान एक क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई पैदा हुई थी, उनको भी बाल विवाह का शिकार होना पड़ा था। उनकी भी महाराजा गंगाधर राव के साथ कम उम्र में ही शादी हो गई थी। तो देखिए, जब इतनी महान औरतों के साथ ऐसा बाल विवाह का जो पंगा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है, लड़कियों को तो न्याय मिलना ही चाहिए। और आज हमारा देश इंडिपेंडेंट है, वी आर द लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो हमें इन चीजों से तो छुटकारा पाना ही है, आगे बढ़ना ही है। तो सबसे पहले बात करें ब्रिटिश काल की, बात करेंगे हम। हमारे देश में सबसे पहले इस विषय पर 1860 में अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। और अंग्रेजों ने इसमें इंटरफेयर करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो अंग्रेजों के साथ टच में थे, और वो चाहते थे, जो इंग्लिश का नॉलेज रखते थे, वो चाहते थे कि हमारे सोसाइटी में लड़कियों के वेलफेयर के लिए कुछ काम हो। तो सबसे पहले 1860 में अंग्रेजों ने ये एक नियम बनाया, इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी की धारा में, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के सेक्शन में ये लिखा गया कि कम से कम मिनिमम 10 साल की लड़की के साथ ही कोई पुरुष शारीरिक संबंध बना सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है। अगर 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी आदमी ने शारीरिक संबंध बनाए तो उसको रेप माना जाएगा और उसको जेल हो जाएगी। बाद में 1891 में इस एज में 2 साल की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स की, शारीरिक संबंध बनाने की जो एज थी वो 1891 में 12 साल कर दी गई थी। तो इसकी हिस्ट्री थोड़ी और आगे बढ़ती है। हमारे देश में महान समाज सुधारक पैदा हुए हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनमें से मेन रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने भी पुराने टाइम में हमारे सती प्रथा को बैन करने में विलियम बेंटिक की सहायता से काफी कुछ काम किए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी लोग, समाज सुधारक लोग, सोशल रिफॉर्मर्स काम करते रहे, गवर्नमेंट के साथ मिलके उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। तो 1977 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि 12 इयर्स की जो एज होगी दैट विल बी मैरिज एज, कि 12 साल से कम उम्र की लड़की को आप शादी नहीं करेंगे। 12 साल से कम उम्र की लड़की की अगर शादी आपने की तो ये क्राइम माना जाएगा, ये एक आपका जुर्म होगा और इसके लिए आपको सजा दी जाएगी। बट उस टाइम पे सोसाइटी जो थी वो काफी रूढ़िवादी थी, कंजर्वेटिव थी, गवर्नमेंट तक कंप्लेंट नहीं पहुंच पाती थी। और इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, जो हमारा इंडियन जो रिलीजन है उसमें ज्यादा इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। और वो सजा भी कैसी होती थी उस टाइम पे, कुछ 10-15 दिन के लिए कहते थे कि जेल हो सकती है और कोई 100-200 रुपये जुर्माना होगा, 1000 रुपये जुर्माना होगा, इस तरह की आपकी प्रावधान थे। तो आप सोच सकते हैं इस मामूली सजा से कोई डरता नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो क्या थी, ये मामले जो है रिपोर्ट ही नहीं किए जाते थे, सोसाइटी में ये बातें दबाई जाती थी। तो उस टाइम की बात को आगे बढ़ाते हैं, हम एक पड़ाव पे पहुंचे हैं कि 1977 तक हमारे देश में 12 साल की एज एक फिक्स हो गई थी कि लड़कियों की शादी कम से कम 12 साल की एज में ही होगी, इससे कम नहीं होगी। मैं खुद बताता हूँ, मेरी नानी जी ने मुझे बताया था कि उनकी जो शादी है वो 13 इयर्स की एज में हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं लड़कियों के साथ क्या होता होगा उस टाइम पे, उनके मन में क्या होती होगी, बचपन में उनकी शादी हो जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं, आज की बात कर लेते हैं। अगर आज बाल विवाह हो तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ सकती है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स उन कपल को फेस करनी पड़ सकती है जो शादी करने जा रहे हैं। देखिए, अगर दोनों ही लड़का और लड़की माइनर है, 18 ईयर से कम है दोनों की एज, मींस जो 18 और 21 डिसाइड है, अगर उससे कम एज है तो ऐसे में अगर कंप्लेंट होती है तो लड़के लड़की के साथ तो कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है, उनको तो एक साइड किया जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है या तो हस्बैंड के साथ। अगर हस्बैंड 21 साल
पूरे कर चुका है और वो 18 साल से कम लड़की के साथ शादी करता है तो उसको प्रॉब्लम है भैया, उसको 3 महीने की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, बाल विवाह को सपोर्ट नहीं करना है। अगर पकड़े गए तो 3 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है, अगर आप अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए। अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी करते हैं तो भी उनको भी यही कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो अभी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है। नहीं तो नॉर्मली 15 दिन की जेल हो सकती है, 1000 रुपये फाइन हो सकता है, ये पुराने टाइम में आपका चलता था। लेकिन ये जो फाइन है इसको भी रेज किया गया और सेंटेंस का जो पीरियड है, जो आपकी कारागार में जाने की अवधि है, वो भी 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। सो आगे बात करते हैं, हिस्ट्री को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। 1977 तक हम क्या कर चुके हैं, 12 साल की एज डिसाइड कर चुके हैं। तो इसको और लीगल कैसे हुआ, एक हमारे हिस्ट्री में एक एक्ट आता है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह निरोध अधिनियम, जिसको हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह निरोध अधिनियम से। जी हाँ दोस्तों, ये एक्ट जो है 28 सितंबर 1979 में पास हुआ। 28 सितंबर 1929 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1930, 1 अप्रैल 1930 से ये इंप्लीमेंट हो गया था। ब्रिटिश रूल के टाइम की ये बात है हमारी। और इस शारदा एक्ट का नाम शारदा एक्ट क्यों पड़ा, इसको हम शारदा एक्ट के नाम से पॉपुलरली क्यों जानते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इस एक्ट को पेश करने वाले जो आदमी थे उनका नाम था हरबिदास शारदा, और ये राजस्थान अजमेर के रहने वाले थे। 1955 में इनकी डेथ भी हुई थी, जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था तब इनकी डेथ हो गई थी। और ये एक जज भी थे, एक पॉलिटिशियन भी थे, एक एजुकेशनिस्ट भी थे। इन्होंने ये एक्ट की जो है रिकमेंडेशंस जो है, इनका जो एक ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को दिया था, ये हेड थे। तो इनके नाम पर, इनके जो पीछे वाला जो नाम है शारदा, इनके नाम पे इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट रखा गया है। जैसे अमूमन होता है, जैसे किसी जज के नाम पे कमेटी बन जाती है, जैसे क्रिकेट में हमारी फिक्सिंग की जांच के लिए लोढ़ा कमेटी बनी है, दंगों की जांच के लिए झा कमेटी बनी है। इसी तरीके से कमेटी जो होती है वो हेड के सरनेम के साथ साथ चलती हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या था, शारदा एक्ट में क्या था, शारदा एक्ट में क्या डिसाइड किया गया कि भैया लड़के की एज शादी के लिए 18 इयर्स डिसाइड की गई और लड़की की 14 इयर्स, मींस हमने कुछ प्रोग्रेस की। 1927 में हमारे पास मैरिज एज जो थी वो 12 इयर्स थी, और हमारे पास शारदा एक्ट जब इंप्लीमेंट हुआ तो हमारे जो लड़कियों की एज है जो शादी की वो 14 तक पहुंच चुकी है, और बॉयज की एज जो है वो एक मिनिमम एज डिसाइड की गई है कि 18 इयर्स, अगर इससे कम होगी तो क्राइम माना जाएगा। सो फिर बाद में आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी 1978 में इस अमेंडमेंट में, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया, शारदा एक्ट को अमेंड किया, और हमारे देश में लड़कियों के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स डिसाइड की गई और बॉयज के लिए 21 इयर्स एज शादी की डिसाइड की गई, फिक्स की गई। तो और आज भी हमारे देश में यही रूल चला हुआ है कि हमारे देश में 21 साल की एज लड़के की होनी चाहिए और 18 इयर्स लड़की की होनी चाहिए। लेकिन अब 18 इयर्स के ऊपर डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्या लड़कियों के लिए 18 इयर्स की एज शादी करने के लिए एक उपयुक्त एज है, सुटेबल एज है? आप ये डिसाइड करें, आप भी सोचे। गवर्नमेंट को तो लग रहा है इसमें कि भाई इसमें कुछ इस एज को बढ़ना चाहिए, तो आपका दिमाग क्या कहता है, आप भी हिसाब लगाइए, देखिए। एक और एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। एक बार फिर से यूपीए की जो गवर्नमेंट आई थी 2006 में, उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वही बाल विवाह निषेध एक्ट। और उसमें भी यही डिसाइड किया गया कि हमारा एज जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। 18 और 21 का जो आपका जो
सेटिंग थी उसको एज इट इज रखा गया। तो थोड़ी और बात कर लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आप इसको कभी फ्यूचर में डीपली पढ़ना चाहो तो इसके बारे में अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आज हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं। शादी से रिलेटेड बात चल रही है तो कुछ कर लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है 18 मई 1955 को पास हुआ था, और इसको पढ़ना तो आप इसमें हिस्ट्री मिलेगी, लड़के की एज क्या है, लड़की की एज क्या होनी चाहिए, और कितनी सजा हो सकती है, किसको सजा हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके बारे में डिटेल स्टडी कीजिएगा, नहीं तो हम कभी और वीडियो निकालेंगे। और इससे पहले एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी आया था, उसी के बाद हमने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पास किया था। सभी में कॉमन बात यही है कि शादी की जो एज है वो शारदा एक्ट में अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उससे पहले ही हमारे पास देखिए 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट में ही 18 और 21 इयर्स की डेट डिसाइड हो चुकी थी। तो इसीलिए शारदा एक्ट में भी अमेंडमेंट करना पड़ा था 1978 में। तो दोस्तों हमारे देश में एक और बड़ी समस्या है, हमारा देश जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी रखता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये तो मेन हमारे रिलीजन है ही हैं, और भी छोटे मोटे, मोस्टली हमारे देश में हर धर्म का लोग बसने की कोशिश करता है इंडिया बड़ा इतना सेक्युलर स्टेट है। सो हिंदू मैरिज एक्ट तो पास हो गया 1955 में, लेकिन एक और जो पंजाब में हमारा सिख धर्म है, सिख उनको भी बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो सिखों के लिए अलग से आनंद मैरिज एक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों की शादी किस एक्ट के द्वारा होती है, तो आनंद मैरिज एक्ट जो है वो सिखों का मैरिज एक्ट है। ये बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सिख जब शादी करते थे तो उनके जो मैरिज सर्टिफिकेट होते थे उनके ऊपर भी, मैरिज सर्टिफिकेट पर भी हिंदू रिलीजन आ जाता था लिखा हुआ। तो अगर उनका रिलीजन अलग है तो उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे अगर हिंदू लिखा मिलेगा सिख की जगह, तो उनको डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बाकी आईडीज में उनकी सिख लिखा होता है और यहाँ पर हिंदू होता है। तो कई बार जब ये कनाडा में कब्जा करने जाते हैं, मीन्स हमारे जो सिख लोग हैं जो बाहर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने 2012 में एक्ट पारित किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, और अब स्टेट्स को इसको इंप्लीमेंट करना है। और सिखों के बारे में ये कानून काफी पहले बना था, 1909 में जब पार्लियामेंट सुधार के टाइम पे भी ये बात चली थी अंग्रेजों के टाइम से, लेकिन उस टाइम पर ये हो नहीं पाया था। लेकिन पाकिस्तान ने 2007 में हमारे से पहले ही सिखों के लिए अलग से मैरिज एक्ट पास किया है, तो इस मामले में पाकिस्तान हमारे से आगे है। लेकिन यहाँ पर देखिए आनंद मैरिज एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2012 में पास कर दिया है, और अब ये लागू हो चुका है। अब सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारा का सारा क्या है। ये देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारे देश में जब शारदा एक्ट भी लागू हुआ था या हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू हुआ था, बात शारदा को छोड़ देते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में हिंदू मैरिज एक्ट हमारा लागू हो गया था। केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट हमारा लागू नहीं हुआ था। आपको पता ही है रीजंस, और अब वो रीजंस तो सारे खत्म हो चुके हैं। आर्टिकल 370 डिसॉल्व हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुका है उसके अंदर। तो दोस्तों ये पुराने टाइम से ही अंग्रेजों ने भी मुस्लिम्स जो है उनके रिलीजन के साथ छेड़खानी कभी नहीं की थी, क्योंकि उनको पता था कि मुसलमानों की तरफ से ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलती है, वो अपने धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने भी कभी मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की। तो मुसलमानों के लिए आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इनकी शादियां होती हैं, और उसमें मैक्सिमम 15 साल की उम्र में वो लड़की की शादी कर देते हैं। 15 साल की लड़की की वो शादी कर सकते हैं, उनके लिए क्राइम नहीं है। वो कहते हैं जैसे ही लड़की प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी एक वर्ड है, प्यूबर्टी आप समझते होंगे साइंस में एक वर्ड है, तो जैसे ही लड़की टीनेज में प्यूबर्टी को हिट करती है तो उस समय पर वो मानते हैं कि ये लड़की जो है शादी के लायक हो चुकी है, और वो 15 साल से ऑनवर्ड्स लड़कियों की शादी कर लेते हैं। तो इसके मामले में देखते हैं क्या कानून बनेगा आगे चल के। सो दोस्तों अभी आपने क्या देखा, हमारी कमेटी कौन सी बनी है, क्या क्या कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी है, और कैसे कैसे हमारे देश में
मैरिज की जो लड़कियों की और लड़कों की एज है वो 18 और 21 तक सेट हुई है, अगर इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को हम बढ़ावा देते हैं, तो किसको कितनी सजा हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है, हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट क्या है और हमें कहाँ तक जाना है। ठीक है, आपने सारदा एक्ट के बारे में देखा कि सारदा एक्ट क्या था, किसने इसको बनाया, कौन था वो, किस पोस्ट पे थे और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, उसमें कब अमेंडमेंट हुआ, और चाइल्ड प्रोविजन एक्ट, मैरिज एक्ट 2006 में पास हुआ था। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंपटीशन में आते हैं, तो अच्छी तरह से इनको तैयार करें। काफी नॉलेजफुल आपके लिए वीडियो तैयार होने लग रहा है। तो और कुछ और बात कर लेते हैं कि और कुछ कंट्रीज में, हमारे देश में तो शादी की एज 18 और 21 फिक्स है, बाकी कंट्रीज में ऐसा क्या सिस्टम है, हम थोड़ा उसके बारे में भी आज देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, पाकिस्तान में गर्ल्स के लिए शादी की एज 16 इयर्स है, बॉयज के लिए 18 इयर्स है पाकिस्तान में। एक और देश है पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान, ये बड़ा ही यूनिक केस है, यहाँ पे लड़कियों के लिए 13 एज और बॉयज के लिए 15 इयर्स की एज है, ये सबसे कम है। 13 एंड 15 इयर्स की जो एज है आज भी ईरान में चली हुई है। एक और केस हम देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी जापान का देख लेते हैं। जापान में लड़कियों के लिए 16 और लड़कों के लिए 18 इयर्स की एज में शादी करना अलाउड है। लेकिन यहाँ पे जापान में खास केस और है, अगर आप 20 साल से पहले शादी करना चाहते हैं लड़का और लड़की, 16 और 18 की एज में लड़के लड़की को अलाउड है, शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 20 साल तक शादी करते हैं, 20 साल से कम, 16 और 20 के बीच में लड़की, 18 और 20 के बीच में लड़का है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स की सहमति लेनी जरूरी है। कंसेंट ऑफ पेरेंट्स इज कंपल्सरी इन जापान। यस, बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड ब्राजील। ये जो कंट्रीज हैं, ब्राजील अफ्रीका से है, ये कंट्रीज जो है यहाँ पर दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री किस चीज में बिलीव करती है, एज ऑफ मेजोरिटी मींस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने कम करने के लिए लड़के और लड़की दोनों की शादी की एज को 18 ईयर से रखा हुआ है, दोनों की शादी की एज आपकी बराबर है। लेकिन यूरोप में भी एक कंट्री है, स्कॉटलैंड एक कंट्री है, जहां पर थोड़ा अलग सिस्टम है, लड़के और लड़की की शादी की एज वहां पर भी है तो इक्वल, बट थोड़ा 2 साल कम है, दैट इज 16 ईयर्स। और हमारे इंडिया का तो आपको पता ही है 18 एंड 21। और अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसके लिए हमने वीडियो शूट किया, जो इन्फॉर्मेशन शूट आपको देनी है, वो इन्फॉर्मेशन यही है दोस्तों कि हमारे देश में जल्दी ही लड़की की शादी की उम्र में बदलाव होने जा रहा है। ये लगभग कंफर्म हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे चुके हैं लाल किले की प्राचीर से इस स्वतंत्रता दिवस पर। सो उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट जल्दी ही आएगी और ये एक्ट पास होगा और लड़कियों के लिए एक खुशखबरी होगी। क्यों खुशखबरी होगी? क्योंकि लड़कियों के लिए तो बड़ा मजेदार स्टेप होगा ये, उनको अपनी एजुकेशन सुधारने का काफी मौका मिलेगा, क्योंकि आज हमारे देश में ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लड़कियां अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगी और एक हेल्दी एज में, एक मैच्योर एज में वो शादी करेंगी। शादी करने के बाद पोस्ट मैरिज उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो एक अच्छी मदर बनेंगी और मदरहुड को एंजॉय करेंगी। उनसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्थ काफी इंप्रूव करेगी। और जो मेन गवर्नमेंट का टारगेट है एमएमआर को रिड्यूस करना, उसको हेल्प करेगी। उस टारगेट को अचीव करने में जो लड़कियों की शादी की एज बढ़ाई जाएगी, उसको सरकार कंट्रोल करना चाहती है। सो होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी यूजफुल इंफॉर्मेशन लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट लाइक थम्स अप हमारे लिए लाइक का बटन दबाइए। और हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। और मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एजुकेशन ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, thank you very much. Bye. See you.